स्वागत है साथियों, एक बार फिर से आपके अपने प्यारे से यूट्यूब चैनल एफएमएससी ग्रुप डिस्कशन में। और जैसा कि आप लोग भली-भांति अवगत होंगे कि यहाँ प्रत्येक दिन होमवर्क सीरीज़ के माध्यम से ग्रुप डिस्कशन करवाया जाता है। होमवर्क जो है हमारी टेक्निकल टीम के माध्यम से आप लोगों के मध्य पूर्व में ही सेंड कर दी जाती है, जिसको पढ़ने के पश्चात अगर आप इस वीडियो को सुनते हैं, तो निश्चित तौर पे आपकी तैयारी और भी बेहतर हो सकती है। तो बिना देरी किए हुए आज की जो होमवर्क सीरीज़ है, आज के करंट अफेयर से मेरे द्वारा स्टार्ट की जा रही है। आप लोग भी आंसर देने का प्रयास कीजिएगा। बताइएगा, हाल ही में भारत के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 27वें सदस्य के तौर पर कौन सा देश शामिल हुआ है? या बांग्लादेश शामिल हुआ है। हाल ही में भारत के इंटरनेशनल बिग कैट अलायंस में 27वें सदस्य के तौर पर कौन सा देश शामिल हुआ है? बांग्लादेश शामिल हुआ है। और बताइएगा, अभी वर्तमान समय में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन निर्मित हुए हैं? या तारिक रहमान निर्मित हुए हैं। वर्तमान परिवेश में बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन निर्मित हुए हैं? तारिक रहमान हो जाएगा। बताइएगा, भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। भारत में प्रोजेक्ट टाइगर कब आया था? 1973 में आया था। बताइएगा, अभी वर्तमान समय में भारत के पर्यावरण मंत्री कौन है? या भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? भूपेंद्र यादव हो जाएंगे। बताइएगा, हाल ही में डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा है? यह वीओ चिदम्बरनार पोर्ट हो जाएगा। हाल ही में डिजिटल ट्विन पहल शुरू करने वाला भारत का पहला पोर्ट कौन सा पोर्ट हो जाएगा? यह वीओ चिदम्बरनार पोर्ट हो जाएगा। और वीओ चिदम्बरनार पोर्ट किस राज्य में अवस्थित है? यह तमिलनाडु में हो जाएगा। वीओ चिदम्बरनार पोर्ट किस राज्य में अवस्थित हो जाएगा? यह तमिलनाडु में हो जाएगा। बताइएगा, भारत के पूर्वीय तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। भारत के पूर्वीय तटीय क्षेत्र को क्या कहा जाता है? कोरोमंडल तट कहा जाता है। और बताइएगा, पश्चिमी तट समुद्री तट को क्या कहा जाता है भारत के? या मालाबार तट कहा जाता है। और एक अपडेट हुआ था कल, एक भाई हमारे साथी ने आंसर दिया था कि भारत की तटीय सीमा की लंबाई कितनी हो गई है वर्तमान परिवेश? तटीय भाग की, भारत की तटीय भाग की लंबाई 11,098 किलोमीटर हो गया है। कितना हो गया? हाँ, टोटल 11,098 हो गया है। बताइएगा, हाल ही में अबी अहमद ने लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है? या इथोपिया देश का हो जाएगा। हाल ही में अबी अहमद ने लगातार दूसरी बार किस देश के प्रधानमंत्री पद का चुनाव जीता है? या इथोपिया का हो जाएगा। सही जवाब हो जाएगा। बताइएगा, हाल ही में 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किन्हें चुना गया है? वी वैरामुथु को चुना गया। किनको चुना गया? वी वैरामुथु को चुना गया है। बताइएगा, ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? या साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। बताइएगा, हाल ही में 2025 के सिस्मिक कोड संबंधी चिंताओं के बीच किस वर्ष के मानक को पुनः प्रभावी किया गया है? यह 2016 को प्रभावी किया गया है। हाल ही में 2025 के सिस्मिक कोड संबंधी चिंताओं के बीच किस वर्ष के मानक को पुनः प्रभावी किया गया है? यह 2016 को प्रभावी किया गया। बताइएगा, हाल ही में भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? यह वेनेजुएला को भेजी है। हाल ही में भारत ने ऑपरेशन अमिस्ताद के तहत किस देश को मानवीय सहायता भेजी है? यह वेनेजुएला को भेजी है। वेनेजुएला में भी हाल फिलहाल में भूकंप आया है, उसी के मानवीय सहायता के लिए भेजा गया है। बताइएगा, हाल ही में कनाडा में रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाले देश की पहली सीमा पार पेमेंट कंपनी कौन बन गई है? यह स्काईडू हो गई है। हाल ही में कनाडा में रजिस्ट्रेशन हासिल करने वाली देश की पहली सीमा पार पेमेंट कंपनी कौन सी हो गई है? यह स्काईडू हो गई है। बताइएगा, हाल ही में पोट्टी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? यह आंध्र प्रदेश के अमरावती में हुआ है। हाल ही में पोट्टी श्रीरामुलु की 58 फीट ऊंची कांस्य प्रतिमा का अनावरण कहाँ हुआ है? यह अमरावती आंध्र प्रदेश में। और इन्होंने 58 दिनों का आमरण अनशन किया था, जिसके पश्चात इनकी मृत्यु हो गई थी। और इन्हीं के आंदोलन करने के पश्चात आंध्र प्रदेश राज्य का भाषाई तौर पर अलग गठन हुआ था। बताइएगा, हाल ही में किसे हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? यह ममता को की गई है। हाल ही में किसे हिंदी भाषा के साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 से सम्मानित करने की घोषणा हुई है? यह ममता हो जाएंगी, जीते जी पुस्तक के लिए। बताइएगा, हाल ही में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने असम लोक कला पर संस्कृति रत्न भंडार
वेयार इति ब्रिटो नामक पुस्तक का विमोचन कहाँ में किया है? यह नई दिल्ली में किया। हाल ही में उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ने असम लोक कला पर संस्कृति रत्न भंडार भाव वेयार इति ब्रिटो नामक पुस्तक का विमोचन कहाँ किया है? यह नई दिल्ली में किया। और बताइएगा अभी वर्तमान समय में भारत के उपराष्ट्रपति जो सीपी राधाकृष्णन है, ये कैवें क्रम के उपराष्ट्रपति हैं? यह 15वें क्रम के हो जाएंगे। और सीपी राधाकृष्णन उपराष्ट्रपति बनने से पूर्व किस राज्य के राज्यपाल थे? यह महाराष्ट्र के हो जाएंगे। कहाँ के हो जाएंगे? महाराष्ट्र के। और महाराष्ट्र के वर्तमान में मुख्यमंत्री कौन है? देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? देवेंद्र फडणवीस हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान मिला है? 116वां स्थान मिला है। हाल ही में विश्व खुशहाली रिपोर्ट 2026 में भारत को कौन सा स्थान प्राप्त हुआ है? 116वां स्थान प्राप्त हुआ है। बताइएगा हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया है? यह इंडोनेशिया के साथ समझौता किया है। हाल ही में भारत सरकार ने किस देश के साथ प्रम्बानन मंदिर कॉम्प्लेक्स की मरम्मत के लिए समझौता किया है? यह इंडोनेशिया के साथ समझौता किया है। बताइएगा हाल ही में इंटेलिजेंस ब्यूरो का नया डायरेक्टर किन्हें नियुक्त किया गया है? यह महेश दीक्षित को किया गया। हाल ही में आईबी का नया डायरेक्टर किन्हें नियुक्त किया गया है? यह महेश दीक्षित को किया गया। और बताइएगा सॉलिसिटर जनरल ऑफ इंडिया के तौर पर लगातार दूसरा कार्यकाल किस व्यक्ति का पुनः प्रभावी कर दिया गया है? यह तुषार मेहता हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? तुषार मेहता का लगातार दूसरा कार्यकाल प्रभावी कर दिया गया है। बताइएगा हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? किस संगठन को किया गया है? या आरबीआई को किया गया। हाल ही में सेंट्रल बैंकिंग लंदन द्वारा इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से किसे सम्मानित किया गया है? या आरबीआई को किया गया। और आरबीआई की स्थापना कब हुई थी? 1935 में। और किस अधिनियम से? 1934 के अधिनियम से। और बताइएगा बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? 1937 में अलग हुआ था। बर्मा भारत से कब अलग हुआ था? 1937 में। और 1935 के भारत शासन अधिनियम से अलग हुआ था। बताइएगा हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया है? यह उत्तर प्रदेश में किया है। हाल ही में भारतीय सेना ने किस राज्य की बबीना फील्ड फायरिंग रेंज में अमोघ ज्वाला अभ्यास किया है? यह उत्तर प्रदेश में किया। और बताइएगा थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? यह 15 जनवरी को मनाया जाता है। थल सेना दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 15 जनवरी को मनाया जाता है। और थल सेना अध्यक्ष अभी वर्तमान में कौन है? उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? उपेंद्र द्विवेदी हो जाएंगे। चेंज हुआ है, बैरा कृष्ण कुछ ऐसे करके नाम है। बताइएगा हाल ही में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2026 कब मनाया गया है? यह 26 जून को मनाया गया। हाल ही में इंटरनेशनल डे अगेंस्ट ड्रग अब्यूज एंड इलिसिट ट्रैफिकिंग 2026 कब मनाया गया है? यह 26 जून को मनाया गया है। बताइएगा हाल ही में NBSL ने भीम पेमेंट ऐप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? या महेंद्र सिंह धोनी को नियुक्त किया। हाल ही में NBSL ने भीम पेमेंट ऐप के लिए किसे ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है? या MSD को नियुक्त किया है। बताइएगा हाल ही में भाव्या योजना का संबंध किससे हो जाएगा? यह वाणिज्य मंत्रालय से हो जाएगा। हाल ही में भाव्या योजना का संबंध किससे हो जाएगा? वाणिज्य मंत्रालय से हो जाएगा। बताइएगा हाल ही में स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों तक पहुंचाने के लिए रिसा ब्रांड किसने लॉन्च किया है? यह जनजातीय मंत्रालय के द्वारा किया गया। हाल ही में स्थानीय शिल्प को वैश्विक बाजारों में पहुंचाने के लिए रिसा ब्रांड किसने लॉन्च किया है? यह जनजातीय मंत्रालय के द्वारा किया गया। बताइएगा हाल ही में NCERT ने किस कक्षा की पाठ्य पुस्तक में आपातकाल को शामिल किया है? या कक्षा 9 के पाठ्य पुस्तक में आपातकाल को शामिल किया है। और आपातकाल कब लगा था भारत में? इमरजेंसी 1975 में लगा था, 1975 में। और संविधान हत्या दिवस हाल फिलहाल में किस तिथि को मनाया गया? या 25 जून को मनाया गया। किस तिथि को मनाया गया? 25 जून को। बताइएगा हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? या कावे मदानी को किया गया। हाल ही में स्टॉकहोम जल पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? कावे मदानी को किया गया। बताइएगा हाल ही में औपचारिक रूप से WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? यह अर्जेंटीना के द्वारा वापस ली गई है। हाल ही में औपचारिक रूप से WHO से किसने अपनी सदस्यता वापस ली है? यह अर्जेंटीना के द्वारा ली गई है। बताइएगा हाल ही में फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर
से सम्मानित होने वाले भारत के पहले भारतीय राजदूत कौन हो जाएंगे? या जावेद अशरफ हो जाएंगे। हाल ही में फ्रांस के लीजन ऑफ ऑनर से सम्मानित होने वाले पहले भारतीय राजदूत कौन हो जाएंगे? या जावेद अशरफ हो जाएंगे। बताइएगा हाल ही में जंगली बैगन की नई प्रजाति सोलमन पांडेई की खोज कहाँ हुई है? या अंडमान निकोबार में। हाल ही में जंगली बैगन की नई प्रजाति सोलेनम पांडेई की खोज कहाँ हुई है? या अंडमान निकोबार में। और बताइएगा अंडमान निकोबार की राजधानी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम कर दिया गया। पूर्व में पोर्ट ब्लेयर था, जिसका नाम बदल के क्या कर दिया गया? श्री विजयपुरम कर दिया गया। बताइएगा हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कपोली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ में किया है? या असम में किया। हाल ही में भारत के प्रधानमंत्री ने लोअर कपिली जल विद्युत परियोजना का उद्घाटन कहाँ किया है? असम में किया है। और समान नागरिकता संहिता लागू करने वाला तीसरा राज्य कौन सा हो जाएगा? असम हो जाएगा। गुजरात तीसरा, असम। बताइएगा हाल ही में वसंत उत्सव चाप चारकूट का आयोजन कहाँ किया गया है? या मिजोरम में किया गया। हाल ही में वसंत उत्सव चाप चारकूट का आयोजन कहाँ किया गया है? मिजोरम में किया गया है। बताइएगा हाल ही में किस राज्य के शेषाचलम जंगल में 16वीं सदी के विजयनगर शिलालेख की खोज हुई है? या आंध्र प्रदेश में हुई है। हाल ही में किस राज्य के शेषाचलम जंगल में 16वीं सदी के विजयनगर शिलालेख की खोज हुई है? या आंध्र प्रदेश में हुई है। बताइएगा हाल ही में थाईलैंड के प्रधानमंत्री पद पर किसका निर्वाचन हुआ है? या अनुतीन चारवानी विकुल का हुआ है। किनका हुआ है? अनुतीन चारवानी विकुल का हुआ है। बताइएगा हाल ही में भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया है? या गुरुग्राम में किया है। हाल ही में भारतीय पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने भारत का पहला एलपीजी एटीएम कहाँ लॉन्च किया है? गुरुग्राम में। और ग्रेन एटीएम का भी कहाँ स्थापना हुआ था? गुरुग्राम में ही हुआ था। गोल्ड एटीएम की स्थापना कहाँ हुई थी? हैदराबाद में हुई थी। गोल्ड एटीएम की स्थापना कहाँ हुई थी? हैदराबाद में। बताइएगा हाल ही में विश्व जल दिवस किस तिथि को मनाया गया है? या 22 मार्च को मनाया गया। उसकी थीम थी लैंगिक समानता के लिए जल था। बताइएगा हाल ही में सरहुल पर्व 2026 जो है वह कहाँ आयोजित किया गया है? या झारखंड में हो जाएगा। हाल ही में सरहुल पर्व 2026 कहाँ आयोजित किया गया है? झारखंड में। और बताइएगा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया गया? 21 जून को मनाया गया। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस किस तिथि को मनाया गया है? 21 जून को मनाया गया। और इस बार कहाँ आयोजित किया गया था? कलकत्ता में आयोजित किया गया था। हाँ, रेड रोड पे आयोजित किया गया था 21 जून को। और अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की शुरुआत कब से हुई है? यह 2015 से हुई है। कब से हुई है? 15 से हुई है। और इसका इस बार का थीम था एजिंग। हाँ, बूढ़ा, वही एजिंग के लिए योग, स्वास्थ्य के लिए योग और शारीरिक तौर पर के लिए था। एजिंग यानी आयु से संबंधित हो जाएगा। तो साथियों आज का जो करंट अफेयर्स बनने वाला था वो डिस्कशन के माध्यम से यहीं समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो लुसेंट सीरीज के माध्यम से होमवर्क दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को कितने भागों में बांटा था? या 3 भागों में बांटा था। गयासुद्दीन तुगलक ने बंगाल को कितने भागों में बांटा था? 3 भागों में बांटा था। लखनौती, सोनारगांव और सतगांव के 3 भागों में बांटा था। बताइएगा पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण जो है वह किस शासक के द्वारा कराया गया था? या सुल्तान सिकंदर शाह के द्वारा कराया गया था। पांडुआ में अदीना मस्जिद का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? सुल्तान सिकंदर शाह के द्वारा करवाया गया था। बताइएगा किस शासक के द्वारा राजधानी को पांडुआ से गोंड स्थानांतरित किया गया था? या अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा स्थानांतरित किया गया था। किस शासक के द्वारा राजधानी को पांडुआ से गौड़ स्थानांतरित किया गया था? या अलाउद्दीन हुसैन शाह के द्वारा किया गया था। और बंगाल का प्राचीन नाम क्या था? गौड़ हो जाएगा। बंगाल का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? गौड़ हो जाएगा। और असम का प्राचीन नाम क्या था? कामरूप हो जाएगा। असम का प्राचीन नाम क्या हो जाएगा? कामरूप हो जाएगा। बताइएगा महाप्रभु चैतन्य जो थे वह किस शासक के समकालीन थे? या अलाउद्दीन के समकालीन हो जाएंगे। महाप्रभु चैतन्य जो थे या किसके समकालीन थे? या अलाउद्दीन के हो जाएंगे। और बताइएगा अलाउद्दीन के द्वारा किस आंदोलन की शुरुआत की गई थी? या सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत की गई थी। अलाउद्दीन के द्वारा कौन सी आंदोलन की शुरुआत की गई थी? या सत्यपीर आंदोलन की शुरुआत की गई थी। बताइएगा
गौड़ में बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? यह नसरुद्दीन नुसरत शाह के द्वारा कराया गया था। गौड़ में बड़ा सोना और कदम रसूल मस्जिद का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? यह नसरुद्दीन नुसरत शाह के द्वारा कराया गया था। बताइएगा, मालवा को स्वतंत्र घोषित कर किस शासक के द्वारा स्वतंत्र घोषित किया गया था मालवा को? या दिलावर खां के द्वारा किया गया था। मालवा को स्वतंत्र कब किस शासक के द्वारा घोषित किया गया था? दिलावर खां के द्वारा। और कब घोषित किया गया था मालवा को स्वतंत्र? या 1401 ईस्वी में किया गया था। मालवा को स्वतंत्र किस शासक के द्वारा घोषित किया गया था? या दिलावर खां के द्वारा। और कब किया गया था? 1401 ईस्वी में किया गया था। बताइएगा, मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसने की थी? यह महमूद शाह के द्वारा की गई थी। मालवा में खिलजी वंश की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? यह महमूद शाह के द्वारा की गई थी। बताइएगा, गुजरात के किस शासक ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी थी और मालवा को गुजरात में मिला लिया था? गुजरात के किस शासक ने महमूद शाह द्वितीय को युद्ध में परास्त कर उसकी हत्या कर दी और मालवा को गुजरात में मिलाया था? यह बहादुर शाह के द्वारा। किसके द्वारा? बहादुर शाह के द्वारा। बताइएगा, बाज बहादुर एवं रूपमती महल का निर्माण जो है वह किस शासक के द्वारा कराया गया था? यह सुल्तान नसरुद्दीन शाह के द्वारा कराया गया था। बाज बहादुर और रूपमती महल का निर्माण किस शासक के द्वारा कराया गया था? सुल्तान नसरुद्दीन शाह के द्वारा कराया गया था। बताइएगा, जहाज महल का निर्माण किस शासक ने कराया था मांडू में? यह गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। जहाज महल का निर्माण किस शासक ने मांडू में कराया था? यह गयासुद्दीन खिलजी के द्वारा कराया गया था। बताइएगा, गुजरात के किस शासक को पराजित कर अलाउद्दीन ने 1297 ईस्वी में गुजरात को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? या राजा कर्ण को पराजित करके। गुजरात के किस शासक को पराजित करके अलाउद्दीन ने इसे दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था? या राजा कर्ण को पराजित करके। बताइएगा, किस शासक ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर का बसाया था? किस शासक ने असावल के निकट साबरमती नदी के किनारे अहमदाबाद नगर बसाया था? यह अहमद शाह के द्वारा बसाया गया था। किसके द्वारा बसाया गया था? अहमद शाह के द्वारा अहमदाबाद नगर बसाया गया था। बताइएगा, और किस शासक ने पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद को राजधानी बनाया था? यह अहमद शाह के द्वारा ही बनाया गया था। पाटन से राजधानी हटाकर अहमदाबाद राजधानी किस शासक के द्वारा बनाया गया था? यह अहमद शाह के द्वारा बनाया गया था। बताइएगा, गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन था? यह महमूद बेगड़ा हो जाएगा। गुजरात का सबसे प्रसिद्ध शासक कौन हो जाएगा? महमूद बेगड़ा हो जाएगा। और महमूद बेगड़ा के बारे में एक लेखक ने यह लिखा था, जो यह बचपन से ही है ना भोजन में जहर का सेवन करता था, जिसके कारण इसके शरीर पे कोई भी मक्खी बैठती थी तो वो अपने आप स्वयं मर जाती थी। और यह किसी भी महिला से संबंध बनाता था तो वो भी महिला अपने आप मर जाती थी, जहर के प्रभाव से मर जाती थी। बताइएगा, और किस यात्री के द्वारा महमूद बेगड़ा को विश्व पुरुष कहा गया था? या बारबोसा के द्वारा कहा गया था। और यही जो थे ना बताए थे, जिसके शरीर पर मक्खी बैठता था तो मक्खी स्वयं मर जाती थी, और ये किसी भी महिला से संबंध बनाता था तो उस महिला की भी मृत्यु हो जाती थी। बताइएगा, महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि कौन था? यह उदयराज हो जाएगा। महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि कौन हो जाएगा? यह उदयराज हो जाएगा। बताइएगा, किसके द्वारा महमूद चरित्र नामक पुस्तक लिखी गई थी? यह उदयराज के द्वारा ही लिखी गई थी। महमूद चरित्र पुस्तक किसके द्वारा लिखी गई थी? यह उदयराज के द्वारा। उदयराज किसका दरबारी कवि हो जाएगा? या महमूद बेगड़ा का दरबारी कवि हो जाएगा। बताइएगा, महमूद बेगड़ा का मुख्यमंत्री कौन था? यह मलिक गोपी हो जाएगा। महमूद बेगड़ा का मुख्यमंत्री कौन हो जाएगा? यह मलिक गोपी हो जाएगा। बताइएगा, किस शासक से पराजित होने के बाद बहादुर शाह ने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया था? यह हुमायूं से पराजित होने के पश्चात। बताइएगा, किस शासक से पराजित होने के बाद बहादुर शाह ने दीव को पुर्तगालियों को सौंप दिया था? यह हुमायूं से पराजित होने के पश्चात। बताइएगा, अलाउद्दीन के आक्रमण के समय मेवाड़ में किस शासक का शासन चल रहा था? यह रतन सिंह हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? रतन सिंह हो जाएंगे। और रतन सिंह जो थे यह किस वंश से संबंधित हो जाएंगे? यह गुहिलोत वंश राजवंश हो जाएंगे। किस राजवंश से हो जाएंगे? गुहिलोत राजवंश से संबंधित हो जाएंगे। और अलाउद्दीन ने इनको पराजित करके क्या कर लिया था? मेवाड़ को दिल्ली सल्तनत में मिला लिया था। बताइएगा, गुहिलोत वंश जो था यह किस वंश के
से की शाखा से संबंधित हो जाएगा? यह सिसोदिया वंश से हो जाएगा। गुहिलौत वंश जो था यह किस वंश की शाखा से संबंधित हो जाएगा? यह सिसोदिया वंश से संबंधित हो जाएगा। और बताइएगा सिसोदिया वंश के किस शासक ने महमूद तुगलक को हराकर पूरे मेवाड़ को स्वतंत्र करा दिया था? यह हमीर देव हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? हमीर देव हो जाएंगे। बताइएगा चित्तौड़ में एक विजय स्तंभ की स्थापना किस शासक के द्वारा कराई गई थी? यह राणा कुंभा के द्वारा कराई गई थी। और कब कराई गई थी? यह 1448 में। बताइएगा विजय स्तंभ की स्थापना किस शासक के द्वारा कराई गई थी? यह राणा कुंभा के द्वारा विजय स्तंभ की स्थापना 1448 में कराई गई थी। बताइएगा खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? यह 1527 में लड़ा गया था। खानवा का युद्ध कब लड़ा गया था? 1527 में। और किस किस के मध्य लड़ा गया था? यह राणा सांगा और बाबर के मध्य लड़ा गया था। खानवा का युद्ध किस किस के मध्य लड़ा गया था? राणा सांगा और बाबर के मध्य हुआ था और बाबर इसमें विजयी हुआ था। बताइएगा हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? यह 1576 में लड़ा गया था। हल्दी घाटी का युद्ध कब लड़ा गया था? 1576 में लड़ा गया था। इसमें कौन कौन से शासक आपस में युद्ध किए थे? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर की विजय हुई थी। कि हल्दी घाटी का युद्ध किन दो शासकों के मध्य हुआ था? महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था, जिसमें अकबर विजयी हुआ था। बताइएगा मेवाड़ की राजधानी कहाँ थी? यह चित्तौड़गढ़ हो जाएगी। मेवाड़ की राजधानी कहाँ हो जाएगी? चित्तौड़गढ़ हो जाएगी। बताइएगा किस मुगल शासक ने मेवाड़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? यह जहांगीर के द्वारा मिला लिया गया था। किस मुगल शासक ने मेवाड़ को अपने साम्राज्य में मिला लिया था? यह जहांगीर के द्वारा मिला लिया गया था। बताइएगा तुगलक वंश के पतन के समय फिरोज शाह तुगलक के किस सूबेदार ने नर्मदा एवं ताप्ती नदियों के बीच खानदेश की स्थापना की थी? यह अहमद राजा फारूकी के द्वारा की गई थी। किसके द्वारा की गई थी? अहमद राजा फारूकी के द्वारा खानदेश की स्थापना की गई थी। बताइएगा खानदेश की राजधानी कहाँ थी? यह बुरहानपुर हो जाएगी। खानदेश की राजधानी कहाँ हो जाएगी? बुरहानपुर हो जाएगी। और बताइएगा खानदेश का सैनिक मुख्यालय कहाँ था? यह असीरगढ़ हो जाएगा। खानदेश का सैनिक मुख्यालय कहाँ हो जाएगा? असीरगढ़ हो जाएगा। बताइएगा अकबर के द्वारा खानदेश को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया गया था? यह 1601 में मिला लिया गया था। अकबर के द्वारा खानदेश को मुगल साम्राज्य में कब मिला लिया गया था? यह 1601 में मिला लिया गया था। बताइएगा सूफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? यह अबू हाशिम के द्वारा किया गया था। सूफी शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसके द्वारा किया गया था? अबू हाशिम के द्वारा किया गया था। बताइएगा जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उनको क्या कहा जाता था? उनको मुरीद कहा जाता था। जो लोग सूफी संतों से शिष्यता ग्रहण करते थे उनको क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। और बताइएगा सूफी संत जिन आश्रमों में निवास करते थे उनको क्या कहा जाता था? इनको खानकाह कहा जाता था। सूफी संतों से जो शिष्यता ग्रहण करते थे उनको क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। सूफी संतों से जो शिष्यता ग्रहण करते थे उनको क्या कहा जाता था? मुरीद कहा जाता था। और सूफी संत जिन आश्रमों में निवास करते थे उसको क्या कहा जाता था? खानकाह कहा जाता था। बताइएगा भारत में चिश्ती और सुहारवर्दी सिलसिले की जड़ें काफी गहरी हैं, जिसमें चिश्ती सिलसिले की शुरुआत जो है वह किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? यह ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। चिश्ती सिलसिला की शुरुआत किस व्यक्ति के द्वारा की गई थी? ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती के द्वारा की गई थी। बताइएगा ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ स्थित है? यह अजमेर में हो जाएगी। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह कहाँ हो जाएगी? अजमेर राजस्थान में हो जाएगी। बताइएगा बाबा फरीद की रचनाएं जो है वह किस पुस्तक में सम्मिलित है? यह गुरु ग्रंथ साहिब में हो जाएगी। बाबा फरीद की रचनाएं किस ग्रंथ में शामिल है? यह गुरु ग्रंथ साहिब में हो जाएगी। बताइएगा बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य थे, कौन कौन थे? यह निजामुद्दीन औलिया एवं अलाउद्दीन साबिर हो जाएंगे। बाबा फरीद के दो महत्वपूर्ण शिष्य कौन कौन थे? निजामुद्दीन औलिया और अलाउद्दीन साबिर हो जाएंगे। और निजामुद्दीन औलिया की दरगाह कहाँ हो जाएगी? यह दिल्ली में हो जाएगी। कहाँ हो जाएगी? दिल्ली में निजामुद्दीन औलिया की। बताइएगा शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी और इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? यह दौलताबाद हो जाएगा। शेख बुरहानुद्दीन गरीब ने दक्षिण भारत के क्षेत्रों में चिश्ती संप्रदाय की शुरुआत की थी और इसका मुख्य केंद्र कहाँ था? यह दौलताबाद हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो हिस्ट्री दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोगों के मध्य जो ज्योग्राफी दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा भारत के पड़ोसी देशों में बांग्लादेश की सीमा किस भारतीय राज्य से सर्वाधिक सीमा साझा करती है? या पश्चिम बंगाल से करती है। भारतीय
बांग्लादेश जो भारत का पड़ोसी देश है, इसकी सीमा किस भारतीय राज्य से सर्वाधिक सीमा साझा होती है? या पश्चिम बंगाल से हो जाएगी। बताइएगा नेपाल से किस भारतीय राज्य की सर्वाधिक सीमा साझा होती है? या उत्तर प्रदेश से होती है। किससे होती है? उत्तर प्रदेश से होती है। और नेपाल से उत्तर प्रदेश की कितनी सीमा साझा होती है? या 651 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 651 किलोमीटर हो जाएगी। और बताइएगा नेपाल से भारत की कुल सीमा कितनी साझा होती है? यह 1751 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 1751 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा म्यांमार से किस भारतीय राज्य की सीमा सर्वाधिक साझा होती है? या अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी। म्यांमार से किस भारतीय राज्य की सर्वाधिक सीमा साझा होती है? या अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी। बताइएगा भूटान देश से किस भारतीय राज्य की सर्वाधिक सीमा साझा होती है? या असम की हो जाएगी। भूटान देश से, जो भारत का पड़ोसी देश है, इससे किस भारतीय राज्य की सर्वाधिक सीमा साझा होती है? असम की हो जाएगी। बताइएगा पाकिस्तान से किस भारतीय राज्य की सर्वाधिक सीमा साझा होती है? या राजस्थान की हो जाएगी। पाकिस्तान से किस भारतीय राज्य की सर्वाधिक सीमा साझा होती है? या राजस्थान की हो जाएगी। और बताइएगा चीन से किस भारतीय राज्य की सर्वाधिक सीमा साझा होती है? या अरुणाचल प्रदेश हो जाएगी। म्यांमार और चीन दोनों से सर्वाधिक सीमा किस भारतीय राज्य की साझा हो जाएगी? या अरुणाचल प्रदेश की हो जाएगी। और बताइएगा चीन से भारत की कुल सीमा साझा कितनी होती है? यह 3488 किलोमीटर हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 3488 किलोमीटर हो जाएगी। बताइएगा भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से देश हो जाएंगे? या बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान हो जाएगा। बांग्लादेश, म्यांमार और पाकिस्तान हो जाएंगे। भारत की जल एवं स्थल सीमा से लगे देश कौन कौन से हो जाएंगे? म्यांमार, बांग्लादेश और पाकिस्तान हो जाएंगे। बताइए भारत की सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा बिंदु हो जाएगा? या इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। भारत का सबसे दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और बताइएगा इसका पूर्ववर्ती नाम क्या था? या पिगमिलियन पॉइंट हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा पॉइंट हो जाएगा। और यह किस क्षेत्र में उपलब्ध है? दक्षिणी अंडमान, अंडमान निकोबार में हो जाएगा। बताइएगा तमिलनाडु में ना, अंडमान निकोबार में। बताइएगा भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है यह विषुवत रेखा से भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? यह 876 किलोमीटर हो जाएगा। भारत का दक्षिणतम बिंदु इंदिरा पॉइंट जो है वह भूमध्य रेखा से कितनी दूरी पर स्थित है? यह 876 किलोमीटर हो जाएगा। बताए भारत की उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा भारत का? यह इंदिरा कौल हो जाएगा। और यह कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा हो जाएगा? इंदिरा कौल हो जाएगा, जो लद्दाख में उपलब्ध हो जाएगा। बताएगा भारत का सबसे पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा? यह सर क्रीक हो जाएगा। पश्चिमी बिंदु कौन सा हो जाएगा? सर क्रीक हो जाएगा। बताइएगा भारत का पूर्वी बिंदु कौन सा हो जाएगा? या किब्यूतु अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा भारत एवं चीन की सीमा की कौन सी रेखा कहा जाता है? यह मैकमोहन रेखा हो जाएगा। भारत और चीन की सीमा जो है निर्धारण किस रेखा के द्वारा होती है? मैकमोहन रेखा के द्वारा होती है। और बताइएगा मैकमोहन रेखा का निर्धारण जो है वह कब किया गया है? यह 1914 में किया गया है। और बताइएगा भारत एवं चीन की सीमा को मैकमोहन रेखा कितने सेक्टरों में बांटती है? या 3 सेक्टरों में बांटती है। कितने सेक्टरों में बांटती है? 3 सेक्टरों में बांटती है। बताइएगा भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक का कार्य कौन करता है? या काराकोरम रेंज हो जाएगा। भारतीय उपमहाद्वीप एवं चीन के मध्य एक जल विभाजक का कार्य कौन करता है? या काराकोरम रेंज हो जाएगा। बताइएगा 70 किलोमीटर लंबा यह ग्लेशियर जो है काराकोरम का सबसे लंबा और धरती पर ध्रुवों को छोड़कर दूसरा सबसे लंबा ग्लेशियर है। और इसे क्या कहा जाता है? इसे तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? काराकोरम रेंज को तीसरा ध्रुव भी कहा जाता है। बताइएगा भारत और अफगानिस्तान के मध्य पूर्व में किस रेखा के द्वारा निर्धारण होता था? या डुरंड रेखा के माध्यम से होता था। अभी वर्तमान में किन 2 देशों के मध्य हो जाएगा? या अफगानिस्तान और पाकिस्तान के मध्य हो जाएगा। और बताइए डुरंड रेखा का निर्धारण जो है सर डुरंड के द्वारा कब किया गया था? या 1896 में किया गया था। कब किया गया था? 1896 में किया गया था। बताइएगा भारत एवं पाकिस्तान के मध्य कौन सी रेखा हो जाएगी? यह रेड क्लिफ रेखा हो जाएगी। और रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण कब किया गया था? यह 1947 में किया गया था। और
किनके द्वारा किया गया था? सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। किनके द्वारा किया गया था? सर सीजे रेडक्लिफ के द्वारा किया गया था। बताइएगा भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? या काली नदी हो जाएगी। भारत और नेपाल के मध्य कौन सी नदी सीमा बनाती है? काली नदी हो जाएगी। बताइएगा कौन सी पहाड़ी जो है भारत को म्यांमार से अलग करती है? या पटकाई की पहाड़ी हो जाएगी। कौन सी पहाड़ी जो है भारत को म्यांमार से अलग करती है? या पटकाई की पहाड़ी हो जाएगा। बताइएगा दक्षिण में श्रीलंका भारत से किसके द्वारा अलग होता है? या पाक जलडमरू मध्य एवं मन्नार की खाड़ी के द्वारा अलग होता है। बताइएगा राम सेतु जो है वह कहाँ उपलब्ध है? या पाक जलडमरू मध्य में ही राम सेतु स्थित है। बताइएगा श्रीलंका के बाद भारत का दूसरा निकटतम समुद्री पड़ोसी देश कौन सा देश हो जाएगा? या इंडोनेशिया हो जाएगा। श्रीलंका के बाद भारत का समुद्री निकटतम पड़ोसी देश कौन सा हो जाएगा? इंडोनेशिया हो जाएगा। बताइएगा भारत का मानक समय इलाहाबाद के निकट कहाँ से गुजरती है? या मिर्जापुर से गुजरती है। और इसको कौन सी रेखा, इसको कितना पूर्वी देशांतर रेखा माना गया है? 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा को भारतीय मानक समय माना गया है। बताइएगा यह भारतीय मानक समय रेखा जो है यह ग्रीनविच समय से कितना घंटे आ गया है? तो यह 5.5 घंटे हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 5.5 घंटे हो जाएगा। बताइएगा 82.5 डिग्री पूर्वी देशांतर कितने राज्यों से होकर गुजरती है? या 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। भारतीय मानक समय जो है वह कितने राज्यों से होकर गुजरती है? या 5 राज्यों से होकर गुजरती है। उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा और आंध्र प्रदेश से होकर गुजरती है। बताइएगा कर्क रेखा लगभग जो है भारत के मध्य से होकर गुजरती है और कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से गुजरती है। कर्क रेखा लगभग भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? 8 राज्यों से होकर गुजरती है। राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा जो है दक्षिण भारत में कहां से होकर गुजरती है? या त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। पृथ्वी की चुंबकीय विषुवत रेखा दक्षिण भारत में कहां से होकर गुजरती है? या त्रिवेंद्रम से होकर गुजरती है। बताइएगा भारत का कौन सा राज्य जो है सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है? या उत्तर प्रदेश हो जाएगा। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक राज्यों से सीमा साझा करता है? या उत्तर प्रदेश हो जाएगा। और कितने राज्यों से सीमा साझा करता है? 8 राज्यों से सीमा साझा करता है, जिसमें उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार से इसकी सीमा लगती है। बताइएगा भारतीय राज्यों में कितने राज्य जो हैं वह तटरेखा से लगे हुए हैं? या 9 राज्य हो जाएंगे। भारतीय राज्यों में कितने राज्य तटरेखा से लगे हुए हैं? 9 राज्य हो जाएंगे। और बताइएगा किस राज्य की तटरेखा की लंबाई सर्वाधिक लंबी है? या गुजरात की हो जाएगी। और कितना किलोमीटर हो जाएगी? 1663 किलोमीटर हो जाएगी। और बताइएगा प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी तटरेखा वाला राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और भारत का कौन सा राज्य जो है वह सर्वाधिक समुद्री तटीय सीमा वाला राज्य हो जाएगा? या आंध्र प्रदेश हो जाएगा। और प्रायद्वीपीय भारत लग जाएगा तो पहला हो जाएगा। बताइएगा पाकिस्तान से सीमा साझा करने में सर्वाधिक जो सीमा साझा करता है भारतीय राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? राजस्थान हो जाएगा। और कितना किलोमीटर अपनी सीमा साझा करता है? 1170 किलोमीटर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 1170 किलोमीटर हो जाएगा। और दूसरे स्थान पे कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात राज्य हो जाएगा। कौन सा राज्य हो जाएगा? गुजरात राज्य हो जाएगा। बताइएगा काराकोरम दर्रा जो है वह किस राज्य में उपलब्ध है? या लद्दाख में हो जाएगा। काराकोरम दर्रा कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। बताइएगा जोजिला दर्रा कहाँ हो जाएगा? या लद्दाख में ही हो जाएगा। जलेपला सिक्किम में। जोजिला दर्रा कहाँ हो जाएगा? लद्दाख में हो जाएगा। और अधील दर्रा कहाँ हो जाएगा? या लद्दाख में हो जाएगा। काराकोरम, जोजिला और अधील दर्रा किस राज्य में हो जाएंगे? लद्दाख में हो जाएंगे। बताइएगा पीर पंजाल दर्रा कहाँ हो जाएगा? या जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। पीर पंजाल दर्रा कहाँ हो जाएगा? जम्मू कश्मीर में हो जाएगा। बताइएगा बनिहाल दर्रा और बुर्जिल दर्रा कहाँ हो जाएंगे? यह भी जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। पीर पंजाल, बनिहाल और बुर्जिल दर्रा किस राज्य में हो जाएंगे? जम्मू कश्मीर में हो जाएंगे। बताइएगा सिपकिला दर्रा कहाँ हो जाएगा? यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। सिपकिला दर्रा कहाँ हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा।
जाएगा। और बताएगा रोहतांग दर्रा कहाँ हो जाएगा, यह हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। और बारालाचा दर्रा कहाँ हो जाएगा, यह भी हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। शिव किला, रोहतांग और बारालाचा दर्रा कहाँ हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा माना दर्रा कहाँ हो जाएगा, यह उत्तराखंड में हो जाएगा। माना, नीति और लिपुलेख कहाँ हो जाएंगे, उत्तराखंड में। माना, नीति और लिपुलेख दर्रा कहाँ हो जाएंगे, उत्तराखंड में हो जाएंगे। बताइएगा नाथुला और जिलेपला दर्रा किस राज्य में हो जाएंगे, या सिक्किम में हो जाएंगे। नाथुला और जिलेपला दर्रा कहाँ हो जाएंगे, सिक्किम में हो जाएंगे। बताइएगा बोमडिला दर्रा कहाँ हो जाएगा, या अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। बोमडिला दर्रा कहाँ हो जाएगा, अरुणाचल प्रदेश में। और दीफू दर्रा कहाँ हो जाएगा, यह भी अरुणाचल प्रदेश में हो जाएगा। बोमडिला, यांगयाप और दीफू दर्रा कहाँ हो जाएंगे, अरुणाचल प्रदेश में हो जाएंगे। और बताएगा तुजू दर्रा किस राज्य में हो जाएगा, यह मणिपुर में हो जाएगा। तुजू दर्रा कहाँ हो जाएगा, मणिपुर में हो जाएगा। बताइएगा कौन सा दर्रा जो है वह कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से जोड़ता है, यह रोहतांग दर्रा हो जाएगा। कुल्लू घाटी को हिमाचल प्रदेश की लाहौल और स्पीति घाटियों से कौन सा दर्रा जोड़ता है, यह रोहतांग दर्रा हो जाएगा। बताइएगा बुर्जिल दर्रा किस किस को जोड़ता है, या श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बुर्जिल दर्रा किस किस को जोड़ता है, श्रीनगर को गिलगित से जोड़ता है। बताइएगा बारालाचा दर्रा हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध है, यह हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, यह लद्दाख से जोड़ता है। बारालाचा दर्रा जो हिमाचल प्रदेश में उपलब्ध है, यह हिमाचल प्रदेश को किससे जोड़ता है, यह लद्दाख से जोड़ता है। बताइएगा जम्मू से श्रीनगर जाने वाला मार्ग किस दर्रे से होकर गुजरता है, यह बनिहाल दर्रे से होकर गुजरता है। किस दर्रे से होकर गुजरता है, बनिहाल दर्रे से। और भारत का सबसे छोटा दर्रा कौन सा दर्रा हो जाएगा, यह बनिहाल दर्रा ही हो जाएगा। भारत का सबसे छोटा दर्रा कौन सा हो जाएगा, बनिहाल दर्रा ही हो जाएगा। बताइएगा जीवित जड़ पुल जो है वह कहाँ पाया जाता है, यह मेघालय में पाया जाता है। जीवित जड़ पुल कहाँ पाया जाता है, मेघालय में पाया जाता है। बताइएगा 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ उपलब्ध हो जाएंगे, यह कन्याकुमारी में हो जाएंगे। 3 अर्धचंद्राकार समुद्र तट कहाँ हो जाएंगे, कन्याकुमारी में हो जाएंगे। बताइएगा जाफना से श्रीलंका से किस दर्रे द्वारा जुड़ता है, यह एलिफेंटा दर्रे के द्वारा जुड़ता है। जाफना से श्रीलंका से किस दर्रे के द्वारा जुड़ता है, यह एलिफेंटा दर्रे के द्वारा जुड़ता है। तो साथियों लुसेंट सीरीज का जो ज्योग्राफी दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य जो पॉलिटी दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा किस समिति की सिफारिश पर चुनाव आयोग जो है 3 सदस्यीय चुनाव आयोग का चुनाव करना सिफारिश रखी गई थी, यह जयप्रकाश नारायण समिति, जयाप्रकाश नारायण समिति, जय नहीं हो जाएगा, जयाप्रकाश नारायण समिति के द्वारा यह सिफारिश रखी गई थी। बताइएगा किस समिति की सिफारिश पर वयस्क मताधिकार की उम्र सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष निर्धारित की गई थी, यह तारकुंडे समिति की सिफारिश पे किया गया था। किस समिति की सिफारिश पे किया गया था, तारकुंडे समिति की सिफारिश पे किया गया था। और मतदाता की आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष किस संविधान संशोधन के तहत किया गया था, 61वां संविधान संशोधन 1989 के तहत किया गया था। बताइएगा किस समिति की सिफारिश पर मतदाता का परिचय पत्र अनिवार्य करने का सिफारिश रखा गया था, यह सकधर समिति के द्वारा रखा गया था। किस समिति के द्वारा रखा गया था, सकधर समिति के द्वारा रखा गया था। बताइएगा लाइट बार बार कट रहा है। बताइएगा सभी राजनीतिक दलों के लिए अनिवार्य हो कि वह अपने वार्षिक लेखा आयकर विभाग को सौंपे जिनमें उनके आय व्यय का पूर्ण विवरण हो, यह किस समिति की सिफारिश पर यह प्रस्तुत किया गया था, यह इंद्रजीत गुप्ता समिति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया था। किस समिति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया था, इंद्रजीत गुप्ता समिति की सिफारिश पर प्रस्तुत किया गया था। बताइएगा गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के उम्मीदवार की जमा राशि 10 गुना बढ़ोतरी की सिफारिश किस समिति की सिफारिश पर रखी गई थी, यह जीवन रेड्डी समिति की सिफारिश पर रखी गई थी। किस समिति की सिफारिश पर गैर मान्यता प्राप्त पार्टियों के उम्मीदवारों की जमा राशि 10 गुना बढ़ोतरी की सिफारिश की गई थी, यह जीवन रेड्डी समिति की सिफारिश पे की गई थी। बताइएगा तारकुंडे समिति जो है इसका गठन कब किया गया था, यह 1974 में किया गया था। तारकुंडे समिति का गठन कब किया गया था, यह 1974 में किया गया था। बताइएगा जयाप्रकाश नारायण समिति की गठन कब किया गया था, यह 1974 में किया गया था। जयाप्रकाश समिति का गठन कब किया गया था, 1974 में किया गया था। बताइएगा किस अधिनियम के अधीन सर्वप्रथम
1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी। यह 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत की गई थी। किस अधिनियम के तहत सर्वप्रथम 1926 में लोक सेवा आयोग की स्थापना की गई थी? यह 1919 के भारत सरकार अधिनियम के तहत की गई थी। बताइएगा लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? यह 1926 में की गई थी और 1924 में विधि आयोग के द्वारा सिफारिश की गई थी। किस आयोग के द्वारा सिफारिश की गई थी? यह विधि आयोग के द्वारा 1924 में सिफारिश की गई थी। और लोक सेवा आयोग की स्थापना कब की गई थी? 1926 में 1 अक्टूबर को की गई थी। और लोक सेवा आयोग दिवस की तिथि को मनाया जाता है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। लोक सेवा आयोग दिवस की तिथि को मनाया जाता है 1 अक्टूबर को मनाया जाता है। बताइएगा संघ लोक सेवा आयोग जो है वह कैसा निकाय हो जाएगा? यह संवैधानिक निकाय हो जाएगा। संघ लोक सेवा आयोग कैसा निकाय हो जाएगा? संवैधानिक निकाय हो जाएगा। और बताइएगा राज्यों संघ की सेवाओं और राज्यों की सेवाओं हेतु नियुक्ति के लिए परीक्षा जो आयोजित की जाती है यह किस अनुच्छेद के तहत आयोजित की जाती है? यह अनुच्छेद 320 के तहत आयोजित की जाती है। किस अनुच्छेद के तहत परीक्षा आयोजित की जाती है? 320 के तहत आयोजित की जाती है। बताइएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह महामहिम राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति किन के द्वारा की जाती है? यह राष्ट्रपति महोदय के द्वारा की जाती है। बताइएगा संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसके पास होती है? यह राष्ट्रपति महोदय के पास होती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या निर्धारित करने की शक्ति किसके पास होती है? यह राष्ट्रपति के पास होती है। और अभी वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर अजय कुमार हो जाएंगे। कौन हो जाएंगे? डॉक्टर अजय कुमार हो जाएंगे। संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष वर्तमान में कौन हो जाएंगे? डॉक्टर अजय कुमार हो जाएंगे। बताइएगा वर्तमान समय में संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की संख्या कितनी है? यह 10 हो जाएगी। कितनी हो जाएगी? 10 हो जाएगी। बताइएगा संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक की जाती है। संघ लोक सेवा आयोग के सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? या 6 वर्ष या 65 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने पर वह पद मुक्त हो जाते हैं। बताइएगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। उनको पद विमुक्त करते हैं और राष्ट्रपति करते हैं। मतलब राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? यह राज्यपाल के द्वारा की जाती है। परंतु इन्हें हटाने का अधिकार किसके पास होता है? राष्ट्रपति महोदय के द्वारा महोदय के पास होता है। बताइएगा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्षों का होता है? यह 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक होता है। राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों की नियुक्ति कितने वर्षों के लिए की जाती है? 6 वर्ष या 62 वर्ष की आयु पूर्ण कर लेने तक होती है। बताइएगा किस अनुच्छेद के तहत कार्यकाल के बीच उच्चतम न्यायालय के प्रतिवेदन पर तथा कुछ निहारताओं के होने पर संविधान कि किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति जो है राज्य लोक सेवा आयोग के सदस्यों को पद से विमुक्त कर सकते हैं? यह अनुच्छेद 317 के तहत हो जाएगा। किसके अंतर्गत हो जाएगा? अनुच्छेद 317 के अंतर्गत हो जाएगा। बताइएगा संविधान के किस अनुच्छेद में वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? यह 280 में हो जाएगा। संविधान के किस अनुच्छेद के तहत वित्त आयोग के गठन का प्रावधान किया गया है? यह अनुच्छेद 280 के तहत हो जाएगा। बताइएगा वित्त आयोग के गठन का अधिकार किसको दिया गया है? यह राष्ट्रपति महोदय को हो जाएगा। वित्त आयोग के गठन का अधिकार किनको दिया गया है? यह राष्ट्रपति को दिया गया है। और बताइएगा वित्त आयोग में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? यह 5 सदस्यों की, जिनमें 1 अध्यक्ष होते हैं एवं 4 अन्य सदस्य होते हैं। वित्त आयोग में राष्ट्रपति के द्वारा कितने सदस्यों की नियुक्ति की जाती है? 5 हो जाएगी, जिनमें 1 अध्यक्ष हो जाएंगे और 4 अन्य सदस्य हो जाएंगे। बताइएगा किस संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति वित्त आयोग की सिफारिशों को संसद के प्रत्येक सदन के समक्ष रखवाते हैं? यह अनुच्छेद 281 हो जाएगा। किस अनुच्छेद के तहत हो जाएगा? अनुच्छेद 281 के तहत हो जाएगा। बताइएगा राज्य वित्त आयोग का गठन जो है भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? यह 243 के आय के तहत किया जाता है। किसके तहत किया जाता है? 243 के आय के तहत। राज्य वित्त आयोग का गठन भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया जाता है? 243 के आय के तहत किया जाता है। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो पॉलिटी दिया गया था वो भी डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज का जो बायो दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा
मलेरिया नामक रोग जो होता है यह किसके कारण हो जाता है? यह प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण हो जाता है। मलेरिया नामक रोग किसके कारण हो जाता है? प्लाज्मोडियम परजीवी के कारण हो जाता है। और मलेरिया से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? यह आरबीसी और तिल्ली, आरबीसी एवं तिल्ली हो जाएगा। बताएगा पायरिया से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? यह मसूड़ हो जाएगा। पायरिया से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? मसूड़ हो जाएगा। और बताएगा इसके लिए कौन सा परजीवी उत्तरदायी होता है? यह एंट अमीबा जिंजेबेलिस हो जाएगा। कौन सा परजीवी उत्तरदायी होता है पायरिया के लिए? एंट अमीबा जिंजेबेलिस हो जाएगा। बताइएगा सोने की बीमारी जो होती है यह किस परजीवी के कारण होती है? यह ट्रिप्नेसोमा के कारण हो जाएगा। किसके कारण हो जाएगा? ट्रिप्नेसोमा के कारण हो जाएगा। बताइएगा पेचिस से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? यह आंत हो जाएगा। और सोने की बीमारी से प्रभावित अंग यह मस्तिष्क हो जाएगा। कौन हो जाएगा? मस्तिष्क हो जाएगा। बताइएगा कालाजार नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? यह अस्थि मज्जा हो जाएगा। कालाजार नामक रोग से कौन सा अंग प्रभावित होता है? अस्थि मज्जा हो जाएगा। और कालाजार के लिए कौन सा परजीवी उत्तरदायी होता है? यह लिस्मानिया डोनावानी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? लिस्मानिया डोनावानी हो जाएगा। बताइएगा डायरिया के लिए कौन सा जो है कौन उत्तरदायी होता है? यह प्रोटोजोआ हो जाएगा। डायरिया के लिए कौन उत्तरदायी होता है? प्रोटोजोआ हो जाएगा। और कौन सा प्रोटोजोआ होता है? यह एस्केरिज लुम्ब्रिकॉइडीज हो जाएगा। कौन सा परजीवी उत्तरदायी होता है अतिसार के लिए यानी डायरिया के लिए? एस्केरिज लुम्ब्रिकॉइडीज हो जाएगा। बताइएगा टिटनस से प्रभावित अंग कौन सा अंग हो जाएगा? या तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। टिटनस से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? तंत्रिका तंत्र हो जाएगा। और टिटनस किससे होने वाला रोग हो जाएगा? टिटनस रोग के लिए कौन उत्तरदायी हो जाएगा? यह जीवाणु हो जाएगा। कौन उत्तरदायी हो जाएगा? जीवाणु हो जाएगा। और कौन सा जीवाणु हो जाएगा? क्लास्ट्रीडियम टेटाइनी हो जाएगा। कौन हो जाएगा? क्लास्ट्रीडियम टेटाइनी हो जाएगा। और टिटनस जो होता है इसका लक्षण कौन सा लक्षण हो जाएगा? तेज बुखार, शरीर में ऐंठन और जबड़ा बंद हो जाता है। उसको लॉक जॉ रोग भी कहा जाता है और धनुष टंका भी कहा जाता है। बताइएगा हैजा नामक रोग से प्रभावित अंग कौन सा अंग हो जाएगा? या आंत हो जाएगा। हैजा से प्रभावित अंग कौन सा अंग हो जाएगा? आंत हो जाएगा। बताइएगा क्षय रोग से प्रभावित अंग या फेफड़ा हो जाएगा। क्षय रोग से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? फेफड़ा हो जाएगा। और यह किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। और कौन से जीवाणु के कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण होता है। किसके कारण होता है? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के कारण यह रोग हो जाता है। बताइएगा प्लेग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? यह पास्चुरेला पेस्टिस हो जाएगा। प्लेग के लिए कौन सा जीवाणु उत्तरदायी होता है? पास्चुरेला पेस्टिस हो जाएगा। बताएगा निमोनिया से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? यह फेफड़ा हो जाएगा। निमोनिया से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? यह फेफड़ा हो जाएगा। बताइएगा गोनेरिया से प्रभावित अंग कौन सा हो जाएगा? यह मूत्र मार्ग हो जाएगा। और गोनेरिया किसके कारण होता है? जीवाणु के कारण होता है। नाइसेरिया गोनेरिया नामक जीवाणु के कारण होता है। बताइएगा सिफिलिस नामक रोग जो होता है यह किससे संबंधित हो जाएगा? यह शिश्न से संबंधित हो जाएगा। शिश्न से प्रभावित अंग हो जाएगा सिफिलिस से प्रभावित अंग। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो बायो दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य लुसेंट सीरीज का जो विविध दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताएगा विश्व शौचालय दिवस की स्थिति को मनाया जाता है या 19 नवंबर को मनाया जाता है? विश्व शौचालय दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 19 नवंबर को मनाया जाता है। बताएगा विश्व टेलीविजन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है या 21 नवंबर को मनाया जाता है? विश्व टेलीविजन दिवस की स्थिति को मनाया जाता है या 21 नवंबर को मनाया जाता है। बताएगा विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की स्थिति को मनाया जाता है या 26 नवंबर को मनाया जाता है? विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस की स्थिति को मनाया जाता है या 26 नवंबर को। और विश्व पर्यावरण दिवस की स्थिति को मनाया जाता है या 5 जून को मनाया जाता है। इसकी शुरुआत कब से हुई थी? 1972 के स्टॉकहोम सम्मेलन के पश्चात हुई थी। बताइएगा राष्ट्रीय विधि दिवस की स्थिति को मनाया जाता है या 26 नवंबर को ही मनाया जाता है? राष्ट्रीय विधि दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 26 नवंबर को मनाया जाता है। बताइएगा विश्व एड्स दिवस की स्थिति को मनाया जाता है या 1 दिसंबर को मनाया जाता है? और नौसेना दिवस की स्थिति को मनाया जाता है या 4 दिसंबर को मनाया जाता है? नौसेना दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 4 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा सशस्त्र बलों का झंडा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है 7 दिसंबर को मनाया जाता है। सशस्त्र बलों का झंडा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है या 7 दिसंबर को मनाया जाता है। और बताइएगा विश्व अस्थमा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है या 11 दिसंबर को मनाया जाता है? विश्व अस्थमा दिवस की स्थिति को मनाया जाता है या 11 दिसंबर को मनाया जाता है। और बताइएगा
विश्व चाय दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? यह 15 दिसंबर को मनाया जाता है। विश्व चाय दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? 15 दिसंबर को मनाया जाता है। और बताइएगा किनकी जयंती की उपलक्ष्य में किसान दिवस मनाया जाता है? यह चौधरी चरण सिंह के जयंती के उपलक्ष्य में किसान दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? यह 23 दिसंबर को मनाया जाता है। और वीर बाल दिवस की स्थिति को मनाया जाता है? यह 26 दिसंबर को। बाल दिवस 14 नवंबर को, वीर बाल दिवस 26 दिसंबर को मनाया जाता है। बताइएगा कंदारिया महादेव का मंदिर कहाँ उपलब्ध हो जाएगा? यह खजुराहो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। कंदारिया महादेव का मंदिर कहाँ हो जाएगा? खजुराहो मध्य प्रदेश में हो जाएगा। बताइएगा मिर्गनैनी का महल कहाँ हो जाएगा? यह ग्वालियर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। मिर्गनैनी का मंदिर महल कहाँ हो जाएगा? यह ग्वालियर मध्य प्रदेश में हो जाएगा। और ग्वालियर किस नदी के किनारे हो जाएगा? यह चंबल नदी के किनारे हो जाएगा। ग्वालियर किस नदी के किनारे हो जाएगा? चंबल नदी के किनारे हो जाएगा। बताइएगा गोलकुंडा के किला का निर्माणकर्ता कौन हो जाएंगे? यह कुली कुतुब शाह हो जाएंगे। गोलकुंडा के किले का निर्माणकर्ता कौन हो जाएंगे? कुली कुतुब शाह हो जाएंगे। बताइएगा कुतुब मीनार का निर्माण करता कौन हो जाएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। कुतुब मीनार का निर्माण करता कौन हो जाएंगे? कुतुबुद्दीन ऐबक हो जाएंगे। बताइएगा 2.5 दिन का झोपड़ा कहाँ हो जाएगा? यह अजमेर राजस्थान में हो जाएगा। और 2.5 दिन के झोपड़े का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा कराया गया था। बताइएगा बूंदी का किला कहाँ हो जाएगा? यह राजस्थान बूंदी में हो जाएगा। बूंदी का किला कहाँ हो जाएगा? राजस्थान बूंदी में हो जाएगा। बताइएगा फिरोज शाह कोटला का निर्माण किसके द्वारा कराया गया था? यह फिरोज शाह तुगलक के द्वारा कराया गया था। और जिसका नाम अभी वर्तमान समय में क्या कर दिया गया है? अरुण जेटली स्टेडियम कर दिया गया है। और डीडीसी के वर्तमान में अध्यक्ष कौन है? अरुण जेटली के पुत्र रोहन जेटली हो जाएंगे। बताइएगा पिछौला झील कहाँ हो जाएगा? यह उदयपुर राजस्थान हो जाएगा। पिछौला झील कहाँ हो जाएगा? उदयपुर राजस्थान हो जाएगा। तो साथियों लुसेंट सीरीज के माध्यम से जो भी होमवर्क दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में आप लोग के मध्य कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो फिजिक्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क का विभव मापा जाता है? यह इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम के द्वारा मापा जाता है। किस यंत्र के द्वारा मस्तिष्क विभव मापा जाता है? इलेक्ट्रोइंसेफलोग्राम के ग्राफ के द्वारा मापा जाता है। बताइएगा संवेग किसकी माप होती है? यह गति की माप हो जाएगी। संवेग किसकी माप हो जाएगी? गति की माप हो जाएगी। P बराबर mv होता है। बताइएगा मैनोमीटर का उपयोग किसको मापने के लिए किया जाता है? या गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है। मैनोमीटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? गैसों का दाब मापने के लिए किया जाता है। और बताइएगा वायुमंडलीय दाब जो है वह किस यंत्र से मापा जाता है? या बैरोमीटर से मापा जाता है। बताइएगा कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? यह रेडियन हो जाएगा। कोणीय विस्थापन का मात्रक क्या हो जाएगा? रेडियन हो जाएगा। बताइएगा पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? यह एक खगोलीय इकाई के द्वारा व्यक्त की जाती है। पृथ्वी और सूर्य के बीच की मध्य दूरी किसके द्वारा व्यक्त की जाती है? एक खगोलीय इकाई के द्वारा व्यक्त की जाती है। बताइएगा 1.49 × 10⁻11 है मीटर। बताइएगा सोने की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? या कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। सोने की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? कैरेटोमीटर का प्रयोग किया जाता है। बताइएगा गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv² हो जाएगा। गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? हाफ mv² हो जाएगा। बताइएगा स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh हो जाएगा। स्थितिज ऊर्जा बराबर क्या होता है? mgh हो जाएगा। और बताइएगा पृथ्वी के लिए गुरुत्वीय त्वरण का सर्वव्यापी माप कितनी है? यह 9.8 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। 9.8 हाँ 9.8 हाँ सर्वमान्य त्वरण हो जाएगा। बताइएगा धारा घनत्व बराबर क्या होता है? विद्युत धारा बट्टे क्षेत्रफल हो जाएगा। धारा घनत्व बराबर क्या होता है? विद्युत धारा बट्टे क्षेत्रफल हो जाएगा। बताइएगा प्लांक नियतांक बराबर क्या होता है? ऊर्जा बट्टे आवृत्ति हो जाएगा। प्लांक नियतांक बराबर कितने क्या होता है? ऊर्जा बट्टे आवृत्ति हो जाएगा। और प्लांक नियतांक का एसआई मात्रक क्या होता है? जूल सेकेंड हो जाएगा। प्लांक नियतांक का मात्रक क्या हो जाएगा? एसआई मात्रक जूल सेकेंड हो जाएगा। बताइएगा बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या होता है? यह न्यूटन मीटर हो जाएगा। बल आघूर्ण का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? न्यूटन मीटर हो जाएगा। बताइएगा त्वरण का मात्रक एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। त्वरण का एसआई मात्रक क्या होता है? मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर हो जाएगा। बताइएगा धारिता का एसआई मात्रक क्या होता है? यह फैराडे होता है। धारिता का एसआई मात्रक क्या हो जाएगा? फैराडे हो जाएगा। बताइएगा
चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? यह वेबर होता है। चुंबकीय फ्लक्स का एसआई मात्रक क्या होता है? वेबर होता है। तो साथियों, कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो फिजिक्स दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो केमिस्ट्री दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, के कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? यह 2 हो जाएगा। के कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? यह 2 होती है। और एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। एल कोष में इलेक्ट्रॉनों की कुल संख्या कितनी होती है? 8 होती है। और एम कोष में कितनी होती है? 18 होती है। एन कोष में कितनी होती है? 32। और ओ कोष में कितनी होती है? 50। और पी कोष में 72। और क्यू कोष में 98। 2n² नहीं होता है इसका अधिकतम के लिए। हाँ, बताइएगा, सबसे मजबूत बंध जो होता है वह कौन सा बंध होता है? यह एकल बंध हो जाएगा। सबसे मजबूत बंध कौन सा बंध हो जाएगा? एकल बंध हो जाएगा। बताइएगा, बोर का परमाणु मॉडल जो है वह किस नियम के विपरीत है? यह हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के विपरीत हो जाएगा। बोर का परमाणु मॉडल किसके नियम के विपरीत है? यह हाइजेनबर्ग के सिद्धांत के विपरीत है। बताइएगा, जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसकी ऊर्जा और वेग में वृद्धि हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन एक चुंबकीय क्षेत्र से होकर गुजरता है तो उस पर क्या प्रभाव पड़ता है? इसके ऊर्जा और वेग में वृद्धि हो जाती है। बताइएगा, किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? यह तुल्यांकी भार और संयोजकता के गुणनफल के बराबर होता है। किसी तत्व का परमाणु भार किसके बराबर होता है? यह तुल्यांकी भार और संयोजकता के गुणनफल के बराबर होता है। बताइएगा, सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? यह इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी से होता है। सहसंयोजक बंधों का निर्माण कैसे होता है? यह इलेक्ट्रॉनों की परस्पर साझेदारी के द्वारा होता है। बताइएगा, सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? यह वांडर वाल्स बंध से बंधे होते हैं। सहसंयोजक यौगिकों के अणु आपस में किस बल से बंधे होते हैं? यह वांडर वाल्स बंध से बंधे होते हैं। बताइएगा, ग्रेफाइट जो है वह किसका अपरूप हो जाएगा? या कार्बन का अपरूप हो जाएगा। ग्रेफाइट किसका अपरूप हो जाएगा? कार्बन का हो जाएगा। और बताइएगा, ग्रेफाइट विद्युत का सुचालक है या कुचालक हो जाएगा? या सुचालक हो जाएगा। ग्रेफाइट जो हो जाएगा विद्युत का क्या हो जाएगा? सुचालक हो जाएगा। बताइएगा, धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? या धात्विक बंध पाया जाता है। धात्विक ठोसों में परमाणुओं के मध्य कौन सा बंध पाया जाता है? या धात्विक बंध पाया जाता है। बताइएगा, परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार किसने दिया था? यह एरविन श्रोडिंगर के द्वारा दिया गया था। किसके द्वारा दिया गया था? एरविन श्रोडिंगर के द्वारा परमाणु की संरचना का आधुनिक विचार दिया गया था। बताइएगा, किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? उस कोष में उपकोषों की संख्या व्यक्त करती है। किसी कोष की क्रम संख्या क्या व्यक्त करती है? उस कोष में उपकोषों की संख्या व्यक्त करती है। बताइएगा, एवोगाड्रो संख्या किसने ज्ञात की थी? यह अमाडेओ एवोगाड्रो के द्वारा ज्ञात की गई थी। बताइएगा, सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? यह वैद्युत संयोजी बंध होता है। सोडियम क्लोराइड में कौन सा बंध होता है? वैद्युत संयोजी बंध होता है। बताइएगा, पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था कौन सी है? यह बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा। पदार्थ की नवीनतम खोज की अवस्था कौन सी है? बोस आइंस्टीन कंडेंसेट हो जाएगा। बताइएगा, लोहे में जंग किस कारण लगता है? यह ऑक्सीकरण के कारण लगता है। लोहे में जंग किसके कारण लगता है? ऑक्सीकरण के कारण लगता है। बताइएगा, रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? यह ऑक्सीकरण और अपचयन की संयुक्त अभिक्रिया हो जाएगी। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? ऑक्सीकरण और अपचयन की संयुक्त क्रिया हो जाएगी। बताइएगा, इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है? यह पॉजिट्रॉन हो जाएगा। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल कौन होता है? पॉजिट्रॉन हो जाएगा। बताइएगा, किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र से प्रदर्शित किया जाता है? यह 2n² हो जाएगा। किसी कोष में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की अधिकतम संख्या को किस सूत्र के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है? यह 2n² हो जाएगा। और n क्या हो जाएगा? कोषों की संख्या हो जाएगी। n क्या हो जाएगी? कोषों की संख्या हो जाएगी। तो साथियों, कॉस्मोस पब्लिकेशन का जो भी होमवर्क फिजिक्स और केमिस्ट्री के माध्यम से दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से आप लोगों के मध्य समाप्त कर दिया गया है। अब आगे की कड़ी में स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का सामान्य अध्ययन दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा, टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? या आंत प्रभावित होता है। टाइफाइड रोग से मानव शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? या आंत प्रभावित होता है। बताइएगा, मधुशाला के रचयिता कौन हो जाएंगे? हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। मधुशाला के रचयिता कौन हो जाएंगे? हरिवंश राय बच्चन हो जाएंगे। और इन्हीं ने उल्लेख किया था जो मैखाने में प्राचीन काल में जो जातिगत परिवेश का जो यानी कि उल्लेख था भारतीय समाज में, उसके मतलब जातिगत भेद को क्या कर दिया गया था? समाप्ति का उल्लेख किया था। जो मैखाने में जातिगत भावना का कोई
मोल नहीं था। बताएगा दाभोल विद्युत परियोजना किस राज्य में हो जाएगी? या महाराष्ट्र में हो जाएगी। दाभोल विद्युत परियोजना कहाँ हो जाएगी? या महाराष्ट्र में हो जाएगी। बताएगा जिप्सम का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? या कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। जिप्सम का रासायनिक नाम क्या हो जाएगा? कैल्शियम सल्फेट हो जाएगा। CSO4 इंटू 2H2 हो जाएगा। हाफ H2O प्लास्टर ऑफ पेरिस हो जाएगा। और जिप्सम को कितना डिग्री सेल्सियस पर गर्म करने प्लास्टर ऑफ पेरिस प्राप्त होता है? 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। बताएगा शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या हो जाएगी? या कोशिका हो जाएगी। शरीर की सूक्ष्मतम इकाई क्या हो जाएगी? कोशिका हो जाएगी। बताइएगा शरीर में कोलेस्ट्रॉल के अधिक्य के कारण कौन सा क्या होने का? यह हृदयघात यानी दिल का दौरा पड़ने का पड़ जाता है। शरीर में कोलेस्ट्रॉल के आधिक्य के कारण क्या होता है? दिल का दौरा पड़ता है। बताइएगा विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा हो जाएगा? सहारा रेगिस्तान हो जाएगा। बताएगा मध्य रात्रि का सूर्य किस देश को कहा गया है? नॉर्वे को कहा गया। और उगते सूरज का देश किसको है? या जापान को कहा गया है। बताइएगा हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? यह 760 मील प्रति घंटा हो जाएगी। हवा में ध्वनि की चाल कितनी होती है? 760 मील प्रति घंटा हो जाएगी। हाँ 332 हो जाएगा। बताइएगा फील्ड मार्शल ई रोमेल जो थे यह कहाँ के निवासी हो जाएंगे? या फ्रांस के हो जाएंगे। फील्ड मार्शल ई रोमेल कहाँ के निवासी हो जाएंगे? या फ्रांस के हो जाएंगे। बताइएगा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ में संकलित है? या आनंद मठ में हो जाएगा। राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम कहाँ में संकलित है? आनंद मठ में हो जाएगा। बताइएगा लुधियाना शहर किस नदी के किनारे हो जाएगा? या सतलज नदी के किनारे हो जाएगा। और 5 नदियों की भूमि किसको कहा गया? पंजाब को कहा गया है। बताइएगा रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की होती है? या 3 प्रकार की होती है। रेडियो एक्टिव किरणें कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। बताइएगा अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन होता है? SO2 NO2 हो जाएगा। अम्लीय वर्षा का मुख्य कारक कौन सा होता है? SO2 NO2 हो जाएगा। सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड हो जाएगा। बताइएगा कौन सौर ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित कर देता है? या सौर सेल परिवर्तित कर देता है। बताइए अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑस्टियोलॉजी। और रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? हीमेटोलॉजी कहलाता है। हीमेटोलॉजी कहलाता है। बताइएगा उरी पनबिजली योजना किस राज्य में हो जाएगी? या जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। उरी पनबिजली योजना कहाँ हो जाएगी? जम्मू कश्मीर में हो जाएगी। बताइएगा मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था हो जाएगी? या मिस्र की हो जाएगी। मुखबरात किस देश की गुप्तचर संस्था हो जाएगी? या मिस्र की हो जाएगी। बताइएगा नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? या 1739 में किया था। नादिर शाह ने भारत पर कब आक्रमण किया था? 1739 में किया था। बताइएगा देव समाज के संस्थापक कौन हो जाएंगे? यह श्री धरलू नायडू हो जाएंगे। देव समाज के केशव चंद्र सेन के संयोग से। बताइएगा स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है? या दोहरी नागरिकता दी जाती है। स्विट्जरलैंड में किस प्रकार की नागरिकता दी जाती है? यह दोहरी नागरिकता दी जाती है। बताइएगा राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव किस सभा के चुने गए सदस्यों के द्वारा किया जाता है? या राज्य विधानसभा के सदस्यों के द्वारा किया जाता है। बताइएगा भारतीय संविधान के लिए प्रारूप सभा के अध्यक्ष कौन निर्मित हुए थे? या BR अम्बेडकर हो जाएंगे। बताइएगा भारत एवं पाकिस्तान के बीच ताशकंद समझौता कब हुआ था? यह 10 जनवरी 1966 को हुआ था। भारत एवं पाकिस्तान के मध्य ताशकंद समझौता कब हुआ था? 10 जनवरी 1966 को हुआ था। बताइएगा रास तनूरा तेल रिफाइनरी किस देश में स्थित है? या सऊदी अरब में हो जाएगी। रास तनूरा तेल रिफाइनरी कहाँ हो जाएगी? सऊदी अरब में हो जाएगी। बताइएगा गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? या पोरबंदर में हुआ था। गांधी जी का जन्म कहाँ हुआ था? पोरबंदर में। और कब हुआ था? 1869 में हुआ था। बताइएगा इल्बर्ट बिल का विवाद किससे संबंधित हो जाएगा? किस वायसराय से संबंधित हो जाएगा? या लॉर्ड रिपन से संबंधित हो जाएगा। इल्बर्ट बिल विवाद किस वायसराय से संबंधित हो जाएगा? लॉर्ड रिपन से हो जाएगा। बताइएगा आर्गन कैसी गैस है? या निष्क्रिय गैस हो जाएगी। आर्गन कैसी गैस हो जाएगी? निष्क्रिय गैस। और निष्क्रिय गैसों की संयोजकता कितनी होती है? 0 होती है। और बताइएगा एंटीमनी का अग्नि उत्पादी राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? या उड़ीसा हो जाएगा। एंटीमनी का अग्नि उत्पादक राज्य कौन सा राज्य हो जाएगा? उड़ीसा हो जाएगा। और एंटीमनी कैसा धातु क्या हो जाएगा? उपधातु होती है। तो साथियों स्पीडी पब्लिकेशन का जो रेलवे का सामान्य अध्ययन जो दिया गया था वो डिस्कशन के माध्यम से समाप्त कर दिया गया है। अब
लास्ट में आप लोगों के मध्य जो स्पीडी पब्लिकेशन का जो करंट अफेयर्स दिया गया था वो स्टार्ट किया जा रहा है। बताइएगा हाल ही में किस देश ने बिमस्टेक की अध्यक्षता संभाली है, या बांग्लादेश के द्वारा संभाली गई है। बताइएगा भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है, 930 प्रति हजार पुरुष हो गया है। भारत में जन्म के समय लिंगानुपात 918 से बढ़कर कितना हो गया है, 930 हो गया है। बताइएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को किस देश का सर्वोच्च नागरिक सम्मान मित्र विभूषण से सम्मानित किया गया, या श्रीलंका से का सर्वोच्च सम्मान हो जाएगा मित्र विभूषण। बताइएगा एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज पंबन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ में किया गया है, या तमिलनाडु में किया गया है। एशिया के पहले वर्टिकल लिफ्ट स्पेन रेलवे ब्रिज पब्बन ब्रिज का उद्घाटन कहाँ किया गया, या तमिलनाडु में किया गया। बताइएगा टाइगर ट्रम्प अभ्यास का चौथा संस्करण किन दो देशों के मध्य विशाखापट्टनम में संपन्न हुआ है, या भारत और अमेरिका के मध्य हो जाएगा। बताइएगा किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है, या श्रीलंका के द्वारा किया गया है। किस देश ने सद्भावना के रूप में 14 भारतीय मछुआरों को रिहा किया है, या श्रीलंका के द्वारा किया गया है। बांग्लादेश के जो मछुआरे थे ना भारत के द्वारा रिहा किए गए थे। श्रीलंका भारत का किया, भारत बांग्लादेश का किया। बताइएगा किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है, या हरियाणा के द्वारा की गई है। किस राज्य सरकार ने पुलिस भर्ती में अग्निवीरों के लिए 20% आरक्षण की घोषणा की है, या हरियाणा के द्वारा की गई है। बताइए ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है, या ओम बिरला के द्वारा किया गया। ताशकंद में संपन्न 150वीं IPU असेंबली में भारत का प्रतिनिधित्व किसके द्वारा किया गया था, या ओम बिरला के द्वारा किया गया। बताइएगा किसने AI की प्रतिस्पर्धा दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है, यह मेटा के द्वारा किया गया है। किसने AI की प्रतिस्पर्धात्मक दौड़ में अपनी स्थिति को और मजबूत करने के लिए लामा 4 लॉन्च किया है, यह मेटा के द्वारा किया गया है। बताइएगा कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी, यह हरियाणा के द्वारा। कौन सी राज्य सरकार कक्षा 9 और 10 में त्रिभाषा फॉर्मूला लागू करेगी, यह हरियाणा के द्वारा। बताइएगा भारत सरकार ने हेलीकॉप्टरों के आधुनिकीकरण के लिए किस संगठन के साथ समझौता किया है, या बेल के साथ किया है। किसके साथ किया है, बेल के साथ किया है। बताइएगा बिमस्टेक कृषि मंत्रियों का तीसरा सम्मेलन कहाँ हुआ है, यह नेपाल में हुआ है। ब्रिक्स वाला हुआ है। बताइएगा 10 अप्रैल 2025 को किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, या चीन के द्वारा लगाया गया। किस देश ने अमेरिका पर 84% टैरिफ लगाने की घोषणा की है, या चीन के द्वारा। बताइएगा राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से 2025 में किसे सम्मानित किया गया था, यह राजेश उन्नी को किया गया था। किस राष्ट्रीय समुद्री वरुण पुरस्कार से 2025 में किसे सम्मानित किया गया था, यह राजेश उन्नी को किया गया था। बताइएगा किस राज्य के पुलिस पोर्टल को पुलिस सुरक्षा श्रेणी में स्कॉच पुरस्कार मिला है, उत्तर प्रदेश हो जाएगा। बताइएगा किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है, या जापान के द्वारा बनाया है। किस देश ने 6 घंटे में 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनाया है, या जापान के द्वारा बनाया गया है। बताइएगा किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, या बांग्लादेश के द्वारा किया गया। किस देश ने गैर सैन्य अंतरिक्ष अन्वेषण पर नासा के साथ आर्टेमिस समझौते पर हस्ताक्षर किया है, या बांग्लादेश के द्वारा किया गया। बताइएगा केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है, या उड़ीसा में किया है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री JP नड्डा ने कहाँ एकीकृत स्वास्थ्य बीमा योजना का शुभारंभ किया है, या उड़ीसा में किया। बताए खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, यह लद्दाख में किया गया है। खुबानी उत्सव 2025 का आयोजन कहाँ किया गया है, लद्दाख में। और खीर भवानी मेला का उत्सव कहाँ किया जाता है, या जम्मू कश्मीर में किया जाता है। बताएगा ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा देश हो जाएगा, या मॉरिशस हो जाएगा। ISA के साथ भागीदारी रूपरेखा CPF पर हस्ताक्षर करने वाला पहला अफ्रीकी देश कौन सा देश हो जाएगा, या मॉरिशस हो जाएगा। बताइएगा IPL इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन बन गए हैं, या विराट कोहली हो जाएंगे। IPL के इतिहास में 1000 चौके छक्के लगाने वाले पहले खिलाड़ी कौन हो जाएंगे, विराट कोहली हो जाएंगे। बताइएगा कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर कर दिया गया है, या महाराष्ट्र का हो जाएगा। कहाँ के खुलताबाद का नाम बदलकर रतनपुर कर दिया गया है, या महाराष्ट्र का हो जाएगा। और आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा यात्रा उत्सव 2025 में कहाँ मनाया गया है, या त्रिपुरा में हो जाएगा। यात्रा उत्सव 2025 में कहाँ मनाया गया है, या त्रिपुरा में मनाया गया। तो साथियों आज की जो होमवर्क सीरीज थी वो यहीं पे समाप्त हो गई है। और जैसा कि ग्रुप का नियम है आप लोगों के लिए लास्ट में क्वेश्चन छोड़ा जाता है जिसका आंसर आप लोगों को
कमेंट माध्यम से देना रहता है। तो आज का क्वेश्चन हो जाएगा, आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन निर्मित हुई है? आरपीएफ की पहली महिला महानिदेशक कौन निर्मित हुई है? तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट माध्यम से अधिक संख्या में अवश्य कीजिएगा। और जो भी साथी फर्स्ट टाइम हमारे इस चैनल पर विजिट कर रहे हैं, उन सब साथियों से अनुरोध है कि हमारे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने ग्रुप से एवं दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो इन सब बातों से आप लोगों से लेते हैं विदा, फिर अगले सेशन में मुलाकात होगी। जय हिंद, जय बिहार।